आज हम इतिहास के उन पन्नों में उतरेंगे जहां भारत में यूरोपीय ताकतों के आने से लेकर ब्रिटिश राज की स्थापना और फिर आजादी तक की कहानी दर्ज है। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम इस लंबे और कह सकते हैं जटिल सफर को समझने की कोशिश करेंगे। और अनुरोध भी यही था कि इसे सिलसिलेवार ढंग से यानी लाइन से एक एक पड़ाव को समझते हुए आगे बढ़ें। हाँ बिल्कुल, एक फ्लो में देखना है कि कैसे चीजें आगे बढ़ी। तो चलिए इस कहानी के अहम मोड़ों को पकड़ते हैं। ये सफर शुरू होता है समुद्री रास्तों की खोज से। पुर्तगाली सबसे पहले पहुंचे। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट आया। जी, और उनका मकसद शुरू में बिल्कुल साफ था, मसालों का व्यापार और हिंद महासागर पर कब्जा, जिसे उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी का नाम दिया, मतलब समंदर पर कंट्रोल। हाँ, पुर्तगालियों के बाद फिर डच आए करीब 1595 में। जी, डच आए, उन्होंने भी फैक्ट्री खोली मसूलीपट्टनम में 1605 में, लेकिन उनका ध्यान इंडोनेशिया, जिसे वो स्पाइस आइलैंड्स कहते थे, उस पर ज्यादा था। अच्छा, और अंग्रेजों से उनकी नहीं बनी शायद? बिल्कुल नहीं। 1759 में बेदारा की लड़ाई हुई, उसमें अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया। उसके बाद भारत में डच पावर लगभग खत्म ही हो गई। फिर आए कहानी के मुख्य किरदार अंग्रेज। 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। हाँ, महारानी एलिजाबेथ से चार्टर लेकर, और भारत में उनकी पहली ठीक ठाक फैक्ट्री सूरत में लगी 1613 में, जहांगीर से फरमान मिलने के बाद। हालांकि वो 1611 में मसूलीपट्टनम में भी कोशिश कर चुके थे। डैनिश भी आए थे बीच में 1616 के आसपास। हाँ, डैनिश भी आए। ट्रंकेबार में फैक्ट्री लगाई 1620 में, पर वो ज्यादा टिके नहीं। 1845 आते आते उन्होंने अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटा और अंग्रेजों को बेचकर चले गए। और सबसे आखिर में फ्रांसीसी आए 1664 में। जी, लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट की कोशिशों से उन्होंने भी सूरत 1668 और मसूलीपट्टनम 1669 में फैक्ट्रियां खोली। तो मतलब शुरुआत में सबका फोकस व्यापारी था, मसाले, कपड़ा। बिल्कुल, भारत उस वक्त सोने की चिड़िया था। यहाँ से सामान ले जाकर यूरोप में बेचना यही मुख्य काम था। लेकिन धीरे धीरे, खासकर 17वीं सदी के आखिर और 18वीं सदी की शुरुआत में, खेल बदलने लगा। व्यापार के साथ साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, मतलब एम्बिशंस, वो जागने लगी। और इन एम्बिशंस की सीधी टक्कर हुई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। हाँ, यही हुआ। भारत की जमीन पर यूरोप की दुश्मनी लड़ी जाने लगी, खासकर दक्षिण भारत में, जिन्हें हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये कर्नाटक युद्ध। जी। कितने हुए थे? 3। हाँ, मोटे तौर पर 3 बड़े युद्ध हुए 1740 से 1763 के बीच। जी, ये असल में भारत में कौन बड़ा है, इसकी लड़ाई थी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। पहला वाला तो शायद यूरोप के किसी झगड़े का असर था। जी, पहला युद्ध 1740-48 ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी युद्ध का ही एक्सटेंशन था। वो एक्सला चैपल संधि से खत्म हुआ। मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। लेकिन इसमें एक लड़ाई हुई, सेंट थॉम की लड़ाई। हाँ, उसका क्या महत्व था? उसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने दिखाया कि थोड़ी सी, मतलब छोटी सी डिसिप्लिन्ड यूरोपीय फौज बड़ी भारतीय सेनाओं पर भारी पड़ सकती है। ये सबक अंग्रेजों ने गांठ बांध लिया। उनके लिए ये बहुत बड़ा लेसन था। अच्छा, फिर दूसरा युद्ध? दूसरा युद्ध 1749 से 54 थोड़ा लोकल था। हैदराबाद और कर्नाटक में गद्दी के लिए झगड़ा चल रहा था। उसमें दोनों कूद पड़े। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव चमका। ये युद्ध पांडिचेरी की संधि से खत्म हुआ, पर नतीजा कोई खास नहीं निकला, मतलब इनडिसाइसिव रहा। और तीसरा युद्ध निर्णायक रहा फिर? बिल्कुल। तीसरा युद्ध 1756 से 63 यूरोप के 7 साल वाले युद्ध का हिस्सा था, और इसमें 1760 में वनडे वॉश की लड़ाई हुई। ये डिसाइसिव थी। इसमें अंग्रेजों में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। तो इसके बाद फ्रांसीसियों का खेल खत्म? राजनीतिक खेल खत्म। पेरिस की संधि हुई 1763 में, और तय हुआ कि फ्रांसीसी भारत में सिर्फ व्यापार करेंगे। किला विला नहीं बना सकते, सेना नहीं रख सकते, तो मैदान अंग्रेजों के लिए काफी हद तक साफ हो गया था। तो ये कर्नाटक युद्ध एक तरह से अंग्रेजों के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बन गए। सही कहा आपने, बिल्कुल। एक तरह की लैबोरेटरी थे ये युद्ध। उन्होंने भारतीय राजाओं की आपसी फूट का फायदा उठाना सीखा, अपनी मिलिट्री टैक्टिक्स को रिफाइन किया, डिप्लोमेसी के दांव पेच समझे। यहीं से उन्हें वो कॉन्फिडेंस और तरीके मिले जिनका इस्तेमाल उन्होंने आगे चलकर पूरे भारत पर कब्जा करने में किया। तो दक्षिण में फ्रांसीसियों को किनारे लगाने के बाद
अंग्रेजों की नजर पड़ी बंगाल पर, जो उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा था। जी हाँ, बंगाल मतलब सोने की खान। और यहाँ उन्होंने वो खेल खेला जिसने इतिहास बदल दिया। 1757 प्लासी की लड़ाई। प्लासी, इसे लड़ाई कहें या कुछ और? देखिए, पारंपरिक मायनों में ये लड़ाई थी ही नहीं। ये एक सैन्य टकराव से ज्यादा एक बहुत बड़ी साजिश थी। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर, बैंकर जगत सेठ और भी कई बड़े लोगों को अपनी तरफ मिला लिया था। अच्छा, हाँ, तो जब लड़ाई शुरू हुई, नवाब की फौज का एक बड़ा हिस्सा मीर जाफर के अंडर वाला वो लड़ा ही नहीं। तो ये अंग्रेजों की कोई बड़ी सैन्य जीत नहीं थी, ये कूटनीति और साफ कहें तो धोखे की जीत थी। लेकिन इस धोखे की जीत का असर तो बहुत बड़ा हुआ। वो बहुत बड़ा। इसने बंगाल का खजाना अंग्रेजों के लिए खोल दिया और वो रातों रात किंग मेकर बन गए। अब वो जिसे चाहते बंगाल का नवाब बनाते, जिसे चाहते हटा देते। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। वो एक कठपुतली नवाब था। तो प्लासी ने किंग मेकर बनाया? हाँ, किंग मेकर। किंग नहीं, असली सैन्य ताकत का प्रदर्शन वो हुआ 1764 में, बक्सर की लड़ाई में। बक्सर? यहाँ सामना किससे था? यहाँ मामला बड़ा था। यहाँ अंग्रेजों का सामना किसी एक नवाब से नहीं, बल्कि 3 बड़ी ताकतों की मिलीजुली फौज से था। बंगाल के हटाए गए नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तीनों मिल गए थे अंग्रेजों के खिलाफ। और नतीजा? नतीजा ये कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने इन तीनों की मिलीजुली फौज को हरा दिया। ये एक सच्ची निर्णायक सैन्य जीत थी। इसमें कोई साजिश नहीं थी। तो बक्सर ने प्लासी वाली जीत पर पक्की मोहर लगा दी। बिल्कुल, बक्सर ने साबित कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। इसके बाद हुई 1765 में इलाहाबाद की संधि। हाँ, वो क्लाइव ने की थी शायद। जी, क्लाइव वापस आ गया था। उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार ले लिया, सिर्फ 26 लाख रुपए सालाना देने के बदले में। बस इतने बड़े इलाके का टैक्स सिर्फ 26 लाख में? हाँ, सोचिए, व्यापार करने आई कंपनी अब हिंदुस्तान के सबसे अमीर इलाकों से सीधे टैक्स वसूलने वाली थी। यहीं से भारत का वो सिस्टमैटिक आर्थिक शोषण शुरू हुआ जिसकी बात हम करते हैं। तो पहले व्यापार, फिर साजिश, फिर लड़ाई से कब्जा। अब इस कब्जे को और फैलाना था और मजबूत करना था। इसके लिए अंग्रेजों ने नई नीतियां अपनाई। जी, अब विस्तार का दौर शुरू हुआ और इसमें 2 नीतियां बहुत बदनाम हुई। एक लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस, और दूसरी डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ बिल्कुल। पहले वेलेस्ली की सहायक संधि की बात करें तो ये एक मीठा जहर थी। अंग्रेज किसी भारतीय रियासत को बाहरी हमलों और अंदरूनी गड़बड़ी से सुरक्षा का वादा करते थे। सुनने में तो अच्छा लगता है। लेकिन बदले में उस रियासत को अपने खर्चे पर एक ब्रिटिश फौज अपनी राजधानी में रखनी पड़ती थी, जिसका कंट्रोल अंग्रेज अफसर के हाथ में होता था। अच्छा, मतलब खर्चा राजा का, कंट्रोल अंग्रेजों का। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, एक ब्रिटिश रेजिडेंट राजा के दरबार में बैठ जाता था, जो असल में राजा के हर काम पर नजर रखता था, दखल देता था। रियासत अपनी मर्जी से किसी दूसरे राज्य से कोई संबंध नहीं रख सकती थी। मतलब विदेश नीति भी अंग्रेजों के हाथ में चली जाती थी। बाप रे, तो राजा तो नाम का रह गया। हाँ, धीरे धीरे राज्य अपनी आजादी पूरी तरह खो देता था। हैदराबाद पहला बड़ा राज्य था जो 1798 में इस जाल में फंसा। फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़, लाइन लग गई। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यवगत का सिद्धांत वो क्या था? वो लॉर्ड डलहौजी लेकर आया। ये सीधी हड़प नीति थी। इसके तहत अगर किसी राजा का अपना खून का वारिस यानी बेटा नहीं होता था तो उसके मरने के बाद उसका राज्य सीधे ब्रिटिश राज में मिला लिया जाता था। लेकिन गोद लेने की तो परंपरा थी भारत में। थी, लेकिन डलहौजी ने कहा हम नहीं मानेंगे। गोद लेने के अधिकार को खत्म कर दिया गया। सतारा 1848, जैतपुर, संबलपुर, भगाट, उदयपुर, झांसी 1853, नागपुर 1854, ये सब राज्य इसी नीति का शिकार बने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मामला इसी से जुड़ा था? जी हाँ। और एक बात ध्यान रखने वाली है, अवध जो 1856 में हड़पा गया वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से नहीं बल्कि कुशासन यानी मिस गवर्नेंस का इल्जाम लगाकर हड़पा गया था।
ये दिखाता है कि अंग्रेज जरूरत पड़ने पर कोई भी बहाना बना सकते थे, बहाना चाहिए था बस। तो इन नीतियों से साम्राज्य तो खूब फैल गया, पर अब इसे चलाना भी था, कंट्रोल करना था। इसके लिए जरूरत थी कानूनों की, एक सिस्टम की। बिल्कुल, और यहीं से शुरू होती है रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट्स की कहानी। ये ब्रिटिश संसद का तरीका था ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम कसने का और भारत के शासन को अपने कंट्रोल में लेने का। सबसे पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जी, ये ब्रिटिश संसद का पहला बड़ा कदम था कंपनी के कामों को रेगुलेट करने का, नियंत्रित करने का। इसी एक्ट से बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स, और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई। फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। हाँ, इसने कंट्रोल और कड़ा कर दिया। एक ड्यूअल सिस्टम बनाया गया। कंपनी के व्यापारिक मामले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखते रहे, लेकिन राजनीतिक, सैनिक और राजस्व मामलों के लिए लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह था। पहली बार कंपनी के इलाकों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। मतलब सरकार का शिकंजा कसता जा रहा था। बिल्कुल। फिर चार्टर एक्ट्स का दौर आया, जो हर 20 साल में कंपनी के चार्टर को रिन्यू करते थे और साथ में कुछ बदलाव भी लाते थे। 1813 का एक्ट, उसमें क्या खास था? 1813 के एक्ट ने 2-3 महत्वपूर्ण काम किए। एक, कंपनी का भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार, मोनोपोली खत्म कर दिया गया, सिवाय चाय और चीन के साथ व्यापार के। मतलब अब दूसरी ब्रिटिश कंपनियां भी भारत से व्यापार कर सकती थीं। दूसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत आकर धर्म प्रचार करने की इजाजत मिल गई। और तीसरा, पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। शिक्षा के लिए पैसा? ये तो अच्छी बात थी। हाँ, पर इसके पीछे मंशा क्या थी वो बहस का विषय है। खैर, अगला बड़ा एक्ट आया 1833 में। 1833 का चार्टर एक्ट, ये भी अहम था। बहुत अहम। एक तो बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। पहले बने लॉर्ड विलियम बेंटिंग, मतलब सेंट्रलाइजेशन और बढ़ गया। दूसरा, कंपनी के चाय और चीन वाले व्यापारिक एकाधिकार भी खत्म कर दिए गए। अब कंपनी पूरी तरह से एक प्रशासनिक निकाय, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। उसका काम सिर्फ शासन चलाना रह गया, व्यापार करना नहीं। अच्छा, तो कंपनी का व्यापारिक रोल खत्म। जी, और 1853 के चार्टर एक्ट ने एक और बड़ा काम किया। इसने गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी, कानून बनाने वाले और कार्यकारी, लागू करने वाले कामों को अलग अलग कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण, सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन की व्यवस्था शुरू की गई। अब भारतीय भी सैद्धांतिक रूप से इस परीक्षा में बैठ सकते थे। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति बनी। तो 1773 से 1853 तक देखें तो ब्रिटिश संसद धीरे धीरे कंपनी की ताकत कम कर रही थी और अपना कंट्रोल बढ़ा रही थी। बिल्कुल। 1857 का विद्रोह तो बस एक तरह का ट्रिगर बना। सत्ता सीधे क्राउन के हाथ में जाने की प्रक्रिया तो पहले ही शुरू हो चुकी थी। इन कानूनों के साथ ही प्रशासन और न्याय व्यवस्था में भी सुधार हुए होंगे। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्लाइव का डुअल सिस्टम खत्म किया था। बंगाल में हर जिले में दीवानी यानी सिविल और फौजदारी यानी क्रिमिनल अदालतें बनाई। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्हें भारत में सिविल सेवाओं का जनक भी कहते हैं, उन्होंने प्रशासन और न्याय को अलग किया, पुलिस व्यवस्था सुधारी। 1793 में कॉर्नवालिस कोड लाए। और बेंटिंग ने भी कुछ किया था। हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने अदालतों की भाषा में बदलाव किया। निचली अदालतों में स्थानीय भाषाएं और ऊपरी अदालतों में फारसी की जगह अंग्रेजी को कामकाज की भाषा बनाया। उन्होंने अपील की प्रांतीय अदालतें खत्म करके काम को सरल बनाने की कोशिश की। शिक्षा की बात हमने की थी। मैकाई का 1835 का मिनट या स्मरण पत्र, वो काफी विवादास्पद रहा है। हाँ, मैकाले का मकसद बहुत साफ था। उसने लिखा भी था, वो अंग्रेजी शिक्षा के जरिए ऐसे भारतीय तैयार करना चाहता था जो रक्त और रंग में भारतीय हों, लेकिन पसंद, विचार, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हों। मतलब ऐसे लोग जो ब्रिटिश राज को चलाने में क्लर्क या छोटे अधिकारी के तौर पर मदद कर सकें, वफादार रहें। लेकिन बेंटिंग के समय कुछ अच्छे सामाजिक सुधार भी तो हुए। बिल्कुल हुए। राजा राम मोहन रॉय जैसे भारतीय सुधारकों के जोरदार अभियान के बाद बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। ये बहुत बड़ा कदम था।
उन्होंने ठगी प्रथा का भी दमन किया। और डलहौजी के समय भी शिक्षा पर कुछ हुआ था, वुड्स डिस्पैच। हाँ, 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने प्राथमिक स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा के एक व्यवस्थित ढांचे की सिफारिश की। इसी के आधार पर बाद में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय बने। डलहौजी के समय ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून भी पास हुआ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। तो सुधार भी हो रहे थे, लेकिन इन सुधारों के पीछे भी अक्सर दोहरा मकसद होता था। सती उन्मूलन जैसे काम भारत को सभ्य बनाने के ब्रिटिश प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। वहीं अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अपने लिए एक सस्ता प्रशासनिक वर्ग तैयार करना था। लेकिन विडंबना देखिए, इसी अंग्रेजी शिक्षित वर्ग ने बाद में पश्चिमी विचारों जैसे राष्ट्रवाद, लोकतंत्र का इस्तेमाल करके औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी। और कई भारतीयों के लिए ये बदलाव, ये कानून उनकी परंपराओं, उनके धर्म पर हमले जैसे थे, जिससे गुस्सा बढ़ रहा था। और ये सारा गुस्सा, सारी बेचैनी, ये हड़प नीतियां, आर्थिक शोषण, ये सब मिलकर 1857 में एक बड़े विस्फोट के रूप में सामने आया। जी, 1857 का महाविद्रोह। इसके पीछे कई कारण जमा हो रहे थे। राजनीतिक कारण हमने देखे, डलहौजी की हड़प नीति से राजा नवाब नाराज थे। आर्थिक कारण, भारी लगान से किसान बर्बाद थे, भारत का पारंपरिक उद्योग धंधा चौपट हो गया था। सामाजिक धार्मिक कारण, अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति नस्लीय घमंड, उनके रीति रिवाजों में दखल देना, धर्म परिवर्तन की कोशिशों का डर, इन सब ने असंतोष पैदा किया। और फिर वो चर्बी वाले कारतूस का मामला। हाँ, वो तात्कालिक कारण बना। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर लगी चर्बी को मुंह से काटना पड़ता था। अफवाह फैली कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं भड़क उठी। चिंगारी भड़की मेरठ से 10 मई 1857 को। जी, कदम सिंह के नेतृत्व में सिपाहियों ने विद्रोह किया। वो दिल्ली पहुंचे और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। फिर तो ये आग तेजी से फैली। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खां, उत्तर और मध्य भारत का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया। लेकिन ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया। इसके कई कारण थे। एक तो ये पूरे देश में एक साथ नहीं फैला। दक्षिण भारत, पंजाब, बंगाल का बड़ा हिस्सा काफी हद तक शांत रहा। दूसरा, विद्रोहियों के पास कोई एक सामान्य नेतृत्व या भविष्य की साफ योजना नहीं थी। अलग अलग नेता अपने अपने इलाकों में लड़ रहे थे, उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी थी। तीसरा, अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, बेहतर संचार के साधन थे, जैसे टेलीग्राफ, जिससे वो जल्दी खबरें भेज सकते थे, और उनके पास संगठन भी बेहतर था। फिर भी इसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। ओह बिल्कुल, हिला दी। अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब वो पहले की तरह राज नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा और तात्कालिक नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया। हाँ, 1858 में। जी, भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया। इसके तहत भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी यानी क्राउन के हाथ में आ गया। कंपनी का रोल खत्म। और गवर्नर जनरल का पद? गवर्नर जनरल अब वाइसराय भी कहलाने लगा, जो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि होता था। पहले वाइसराय बने लॉर्ड कैनिंग, जो विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे। साथ ही लंदन में एक नया पद बनाया गया, भारत के लिए राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था और भारत के शासन के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति जिम्मेदार था। उसकी मदद के लिए 15 सदस्यों की एक इंडिया काउंसिल भी बनाई गई। तो अब कंट्रोल सीधा लंदन से होने लगा। हाँ, और अंग्रेजों ने 1857 से एक और सबक सीखा कि भारतीयों को शासन से पूरी तरह बाहर रखना खतरनाक है। उनमें असंतोष बढ़ता है, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे बहुत सावधानी से भारतीयों को शासन में थोड़ी बहुत भागीदारी देने की नीति अपनाई। इसी कड़ी में इंडियन काउंसिल एक्ट्स आए। जी, पहला आया 1861 में। इसने वायसराय की विधान परिषद में कुछ गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित करने की इजाजत दी। ये सदस्य भारतीय हो सकते थे, लेकिन उनकी भूमिका सिर्फ सलाह देने की थी। उनके पास कोई खास पावर नहीं थी। इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को कानून बनाने की शक्ति भी वापस दी, जिसे 1833 में छीन लिया गया था।
तो एक तरह से विधायी विकेंद्रीकरण, लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की हल्की सी शुरुआत हुई। फिर 1892 का एक्ट। 1892 के एक्ट ने परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या थोड़ी और बढ़ाई और पहली बार बहुत ही अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव का सिद्धांत पेश किया गया। हालांकि ये चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, पर वोट करने का नहीं। मतलब बहुत ही छोटे, धीरे धीरे दिए जाने वाले अधिकार। बिल्कुल। अंग्रेज इन्हें सेफ्टी वाल्व की तरह देख रहे थे कि भारतीयों का थोड़ा बहुत गुस्सा यहीं परिषदों में बहस करके निकल जाए, सड़क पर न उतरे। और 1857 के बाद उन्होंने एक और नीति बदली। उन्होंने रियासतों को हड़पना बंद कर दिया। अब उन्हें लगने लगा कि ये राजे महाराजे तो ब्रिटिश राज के समर्थक बन सकते हैं, तूफान में लहरों को रोकने वाली दीवार की तरह काम आ सकते हैं। इसी दौर में कुछ वाइसराय बड़े सख्त भी थे, जैसे लॉर्ड लिटन। हाँ, लिटन 1876-80 काफी प्रतिक्रियावादी माना जाता है। उसने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगाया, जिसका मकसद भारतीय भाषाओं के अखबारों पर सेंसर लगाना था, उनकी आवाज दबाना था। उसी साल आर्म्स एक्ट भी लाया, जिससे भारतीयों के लिए हथियार रखना मुश्किल हो गया, लाइसेंस लेना जरूरी हो गया, जबकि यूरोपियों पर यह लागू नहीं था। और फिर लॉर्ड रिपन आए, जो थोड़े उदार माने जाते हैं। जी, रिपन 1880-84 ने आते ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को खत्म किया। 1882 उन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। लेकिन रिपन के समय ही इल्बर्ट बिल वाला विवाद भी हुआ था। हाँ, और उस विवाद ने अंग्रेजों के नस्ली अहंकार को खुलकर सामने ला दिया। इल्बर्ट बिल में ये प्रावधान था कि भारतीय जज भी यूरोपीय लोगों के मुकदमों की सुनवाई कर सकेंगे। तो इसमें क्या बुराई थी? इतना हंगामा हुआ कि सरकार को बिल वापस लेना पड़ा और उसमें संशोधन करना पड़ा कि हाँ, भारतीय जज सुनवाई कर सकता है, पर यूरोपीय अभियुक्त चाहे तो जूरी की मांग कर सकता है, जिसमें आधे सदस्य यूरोपीय होंगे। इसने पढ़े लिखे भारतीयों की आंखें खोल दी कि बराबरी का दावा कितना खोखला है। जब ये सब राजनीतिक उठापटक चल रही थी, तब भारतीय समाज के अंदर भी कुछ हो रहा था, समाज सुधार आंदोलन। हाँ, 19वीं सदी भारत में एक सामाजिक और बौद्धिक जागरण का काल था। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसने एकेश्वरवाद, तर्क और सामाजिक सुधारों जैसे सती प्रथा विरोध पर जोर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। बिल्कुल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनका नारा था, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह, जाति प्रथा का खंडन किया और शुद्धि आंदोलन भी चलाया। और स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने वेदांत की नई व्यवहारिक व्याख्या की, मानव सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा को ही ईश्वर सेवा बताया। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिशन ने बहुत काम किया। इनके अलावा प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले का दलितों और महिलाओं के लिए काम, देवबंद आंदोलन जैसे कई और आंदोलन भी थे। इन सब आंदोलनों का क्या असर हुआ? इन सब ने मिलकर भारतीयों में एक नया आत्मविश्वास जगाया, अपनी संस्कृति और इतिहास पर गर्व करना सिखाया और साथ ही समाज की बुराइयों पर सवाल उठाना भी सिखाया। इस सामाजिक जागरण ने राजनीतिक चेतना और राष्ट्रवाद के उदय के लिए जमीन तैयार की। और इसी जमीन पर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। जी, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम की पहल पर पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। शुरुआत में लगभग 1905 तक कांग्रेस पर नरमपंथी मॉडरेट्स नेताओं का दबदबा था। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग। उनके तरीके क्या थे? उनके तरीके थे 3 P's: प्रेयर प्रार्थना, पिटीशन याचिका और प्रोटेस्ट विरोध। मतलब वो ब्रिटिश सरकार से अपील करते थे, ज्ञापन देते थे, संवैधानिक दायरे में रहकर सुधारों की मांग करते थे। उन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता पर भरोसा था। लेकिन फिर कुछ बदलाव आया, बंगाल विभाजन। हाँ, 1905 में वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बहाना दिया गया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, प्रशासनिक सुविधा के लिए बांट रहे हैं।
लेकिन असली मकसद था बढ़ते हुए राष्ट्रवाद के केंद्र बंगाल को कमजोर करना और हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालना। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल था, पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल। इसका विरोध हुआ। जबरदस्त विरोध हुआ। इसी के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया, मैनचेस्टर के कपड़ों की होली जलाई, स्वदेशी चीजें अपनाने की कसम खाई, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए। यह आंदोलन काफी फैला और इसी से कांग्रेस में गरम दल मजबूत हुआ। बिल्कुल। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल कहते हैं, जैसे नेता जो गरम दल एक्सट्रीमिस्ट के थे, वो चाहते थे कि आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित न रहे, पूरे देश में फैले और बहिष्कार का तरीका और ज्यादा अपनाया जाए। नरमपंथी इसके लिए तैयार नहीं थे। नतीजा हुआ सूरत में फूट। हाँ, 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद इतने बढ़ गए कि कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई। गरम दल वालों को कांग्रेस से निकाल दिया गया। और अंग्रेजों ने इस फूट का फायदा उठाया क्यों नहीं? उन्होंने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति को और आगे बढ़ाया। 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार लाए गए। इसमें विधान परिषदों का आकार तो बढ़ाया गया, पर सबसे खतरनाक काम ये किया गया कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बना दिया गया। इसका मतलब ये कि मुस्लिम सीटों के लिए सिर्फ मुस्लिम वोटर ही वोट डाल सकते थे। ये भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर घोलने वाला कदम था। इसने हिंदू और मुसलमानों को राजनीतिक रूप से अलग कर दिया। ये तो बहुत खतरनाक था। बहुत ज्यादा। हालांकि 1916 में लखनऊ में एक समझौता हुआ। एक तरफ तो कांग्रेस के दोनों धड़े, नरम दल और गरम दल, फिर से एक हो गए। दूसरी तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार के सामने अपनी मांगे रखने का फैसला किया। इसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। ये तो अच्छी बात थी, एकता तो हुई, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अलग निर्वाचन मंडल वाली मांग को स्वीकार कर लिया। ये एक बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई। इसने भविष्य में पाकिस्तान की मांग का रास्ता तैयार करने में मदद की। और फिर 1915 में गांधी जी भारत आए। हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह के प्रयोगों के बाद भारत लौटे और उनके आने से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पूरा चरित्र ही बदल गया। वो इसे कुछ पढ़े लिखे लोगों के आंदोलन से निकालकर आम जनता का जन आंदोलन बनाने वाले थे। उन्होंने शुरुआत कैसे की? पहले उन्होंने भारत को समझा, घूमा, फिर चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में स्थानीय मुद्दों पर सफल सत्याग्रह किए। फिर आया 1919 का साल। सरकार रॉलेट एक्ट नाम का एक काला कानून लाई। काला कानून क्यों? क्योंकि इसके तहत सरकार किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती थी। न कोई अपील, न दलील, न वकील। इसके खिलाफ गांधी जी ने देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। और इसी दौरान जलियांवाला बाग हुआ। हाँ, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, जिस पर जनरल डायर ने बिना चेतावनी गोली चलाने का हुक्म दे दिया। सैकड़ों लोग मारे गए। इस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। जी, 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्होंने इसे तुर्की के खलीफा के अपमान, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं, के मुद्दे से जोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता की एक अभूतपूर्व मिसाल कायम की। लोगों से अपील की गई कि वो सरकारी नौकरियां, स्कूल, कॉलेज, अदालतें छोड़ दें, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें, टैक्स न दें। ये कितना सफल रहा? ये बहुत सफल रहा। लाखों लोग इसमें शामिल हुए। पहली बार आम जनता इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन में उतरी। लेकिन फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में भीड़ ने गुस्से में आकर एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। इस हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। फिर साइमन कमीशन आया। कौन साइमन थे? दिक्कत ये थी कि इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। इसका जबरदस्त विरोध हुआ। जहां भी कमीशन गया, साइमन गो बैक के नारे लगे। लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और 1929 का लाहौर अधिवेशन? वो बहुत महत्वपूर्ण था।
जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस से बदलकर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस घोषित किया और ये भी तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद क्या हुआ? गांधी जी ने एक और बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने वायसराय इरविन के सामने 11 मांगे रखी, जिनमें नमक कर खत्म करने की मांग भी शामिल थी। मांगे नहीं मानी गई तो गांधी जी ने दांडी मार्च किया। जी 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट तक की प्रसिद्ध पद यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ा। और ये आंदोलन फैल गया। हाँ, ये पूरे देश में फैल गया। लोगों ने जगह जगह नमक कानून तोड़ा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों पर धरने दिए, टैक्स देने से मना किया। महिलाओं ने इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगारों ने आंदोलन चलाया। फिर गांधी इरविन समझौता हुआ। हाँ, 1931 में सरकार ने गांधी जी और कांग्रेस नेताओं को रिहा किया। समझौते के तहत कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित कर दिया और लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर राजी हो गई। सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का वादा किया, पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा माफ करने की मांग नहीं मानी गई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। हाँ, असफल रहा। गांधी जी वापस आए और आंदोलन फिर शुरू किया गया, पर अब वो पहले जैसी धार नहीं रही थी। सरकार ने भी दमन तेज कर दिया। इसी दौरान 1935 का भारत सरकार अधिनियम भी आया। जी, ये एक बहुत लंबा और विस्तृत कानून था। इसने एक अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रखा, जो कभी लागू नहीं हो पाया। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन खत्म कर दिया गया, लेकिन केंद्र में इसे लागू कर दिया गया। एक संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की स्थापना का प्रावधान भी इसमें था। इसी एक्ट के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने बहुत अच्छी सफलता हासिल की। लेकिन ये सब गांधीवादी आंदोलन थे। क्या कोई और धारा भी चल रही थी? क्रांतिकारी? बिल्कुल। गांधीवादी आंदोलन के समानांतर, बल्कि कभी-कभी उससे पहले से भी क्रांतिकारी आंदोलन की धारा भी बह रही थी, खासकर बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। 1924 में कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, शचींद्रनाथ सान्याल जैसे लोगों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) बनाई। काकोरी कांड इन्होंने ही किया था। हाँ, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में HRA के सदस्यों ने सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटा। इसके बाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। फिर HSRA बनी। जी, 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और दूसरों ने मिलकर HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) कर दिया। अब लक्ष्य सिर्फ आजादी नहीं, बल्कि समाजवादी समाज की स्थापना भी था। सॉन्डर्स की हत्या, असेंबली बॉम्ब कांड। हाँ, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और आजाद ने दिसंबर 1928 में लाहौर में पुलिस अफसर सॉन्डर्स की हत्या कर दी। फिर अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उनका मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि बहरों को सुनाना था। किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे, खासकर उत्तर प्रदेश में। हाँ, यूपी किसान आंदोलनों का एक बड़ा केंद्र था। 1918 में गौरीशंकर मिश्रा और इंद्र नारायणन द्विवेदी ने यूपी किसान सभा बनाई। अवध में बाबा रामचंद्र ने तालुकदारों के खिलाफ किसानों को संगठित किया, लगान कम करने और बेगार खत्म करने की मांग उठाई। 1921-22 में हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिलों में एका आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व मदारी पासी जैसे स्थानीय नेताओं ने किया। यह आंदोलन बाद में हिंसक हो गया और कुचल दिया गया। तो कई धाराएं मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। अब हम अंतिम चरण की ओर आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में जी। और वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना भारतीय नेताओं से पूछे भारत को युद्ध में जर्मनी के खिलाफ शामिल घोषित कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया।
अंग्रेजों ने मनाने की कोशिश की। अगस्त प्रस्ताव। हाँ, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। इसमें युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा बनाने की बात कही गई, लेकिन कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि अब लक्ष्य पूर्ण स्वराज था। फिर क्रिप्स मिशन 1942। जी, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक प्रस्ताव लेकर आए। इसमें भी युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा की बात थी, लेकिन प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार भी दिया गया था, जो पाकिस्तान की मांग को हवा दे रहा था। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, डूबते बैंक के नाम आगे की तारीख का चेक कहकर खारिज कर दिया। और तब गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया। हाँ, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो क्विट इंडिया प्रस्ताव पास करवाया और करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। सरकार ने क्या किया? सरकार ने फौरन कार्रवाई की। गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। लेकिन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ये आंदोलन जनता ने खुद अपने हाथ में ले लिया। ये एक स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह बन गया। कई जगहों पर हिंसक घटनाएं भी हुई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, कुछ जगहों पर समानांतर सरकारें भी बनी। इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की नींव पूरी तरह हिला दी। युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज समझ गए कि अब जाना ही होगा। बिल्कुल, ब्रिटेन युद्ध जीत तो गया था, पर बहुत कमजोर हो गया था। भारत में राष्ट्रवाद चरम पर था। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, जो भारत को आजादी देने के पक्ष में थी। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था भारत को एकजुट रखते हुए सत्ता सौंपने का कोई रास्ता निकालना और संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की रूपरेखा तैयार करना। उसने त्रिस्तरीय संघ का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रांतों को काफी स्वायत्तता थी, लेकिन प्रांतों के समूहीकरण ग्रुपिंग के मुद्दे पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति नहीं बन पाई। लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही और फिर दंगे भड़क उठे। हाँ, कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, जिसके बाद कलकत्ता और देश के कई हिस्सों में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। हजारों लोग मारे गए। तब माउंटबेटन आए। जी, लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी वायसरॉय बनाकर भेजा गया, जिनका काम था जल्दी से जल्दी सत्ता का हस्तांतरण करना। बढ़ते हुए दंगों और गृह युद्ध के खतरे को देखते हुए उन्होंने भारत के बंटवारे का फैसला किया। 3 जून 1947 को उन्होंने अपनी योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। इसमें क्या था? इसमें भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट्स में विभाजन, पंजाब और बंगाल का बंटवारा और रियासतों को छूट कि वो भारत या पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र रहें। हालांकि स्वतंत्रता का विकल्प व्यावहारिक नहीं था, ये सब शामिल था। बढ़ते हुए खून खराबे को रोकने के लिए कांग्रेस और लीग दोनों ने मजबूरी में इस योजना को स्वीकार कर लिया। और फिर आजादी। हाँ, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया, जिसने माउंटबेटन योजना को कानूनी रूप दिया और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। लेकिन ये आजादी विभाजन की भयानक त्रासदी के साथ आई। तो ये थी लगभग 200-250 सालों की कहानी। कैसे यूरोपीय व्यापारी बनकर आए, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, कैसे कानूनों और नीतियों से उसे चलाया, कैसे 1857 के विद्रोह ने सब कुछ बदला और फिर कैसे एक लंबे बहुआयामी संघर्ष के बाद भारत ने आजादी हासिल की, भले ही वो विभाजन की कीमत पर मिली। हमने कोशिश की कि मुख्य घटनाओं को एक क्रम में यानी लाइन से समझ सकें। जी, और ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों की बात नहीं है। आज का भारत, हमारी राजनीति, हमारा समाज, हमारी संस्थाएं, चाहे वो हमारी प्रशासनिक संरचनाएं हो या समाज में मौजूद कुछ दरारें या हमारे लोकतांत्रिक संस्थान, इन सब पर उस लंबे दौर की बहुत गहरी छाप है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम आज जहां खड़े हैं वहां तक कैसे पहुंचे। बिल्कुल। शायद ये भी सोचने की बात है कि आजादी की लड़ाई ने अलग अलग लोगों को, अलग अलग वर्गों को जिस तरह जोड़ा था, क्या बंटवारे ने उन जोड़ने वाले